बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारा जो चैप्टर है आज वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन, सेकेंड ईयर का है। और ये एक लेंथी चैप्टर है। और लेंथी चैप्टर इसलिए क्योंकि इसमें तकरीबन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से सारे ही टॉपिक्स हैं। कुछ एक आध नहीं है जिसमें नर्वस डिसऑर्डर आता है, ईसी वो आता है, एमआरआई, सीटी स्कैन, बस वो नहीं है। लेकिन अब वो ही बचेंगे तो एहतियातन वो भी कर लेंगे भाई। सही। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपके पास एक टॉपिक है बेटा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। नजर आ रहा है बच्चों आप दोनों को? स्टेप्स जी इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। भाई नर्वस कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपके नर्वस सिस्टम से पूरी बॉडी जो है वो किस तरह क्या हुई हुई है, कोऑर्डिनेट हुई हुई है, लिंक्ड हुई हुई है। वो बिल्कुल हुई हुई है। अब वो किस तरह हुई हुई है आप जरा देखिए आप। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में सबसे बेसिक जो यूनिट आता है बेटा, वो सेल्स का, उनको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स। सही। और इससे जुड़ा हुआ जो एक सिस्टम आता है उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। सही, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के स्पेशलाइज सेल्स का नाम क्या हो गया आपके पास? न्यूरॉन्स। न्यू सही। अच्छा ये बताओ, न्यूरॉन्स में करंट है या न्यूरॉन्स में ब्लड है? जी। न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल करंट दौड़ता है या ब्लड दौड़ता है? तो आपका आंसर होगा न्यूरॉन्स में करंट है सर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सही। अच्छा, जो नर्वस सिस्टम है बेटा वो तकरीबन 5 फंक्शंस करता है, तो ये आप अपने पास अंडरलाइन कर सकते हो। नर्वस सिस्टम में कितने फंक्शंस हैं? फाइव फाइव। फंक्शंस। सही है। पहला क्या काम है? वो इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे बॉडी के अंदर से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या किसी और न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को क्या करता है? सबसे पहले रिसीव करता है। सही है। फिर उस इंफॉर्मेशन को हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा? प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने को कहते हैं इंटीग्रेट करना। और ये काम हमारे लिए कौन करता है बच्चों? हमारे एक बहुत मशहूर और जबरदस्त ऑर्गन हमारे लिए कौन करता है? ये ब्रेन। सही। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या होती है? रिसीव होती है। फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद कंडक्ट द सिग्नल टू इट्स टर्मिनेटिंग एंड, यानी कि उसको सिग्नल का फिर जवाब दिया जाता है। यानी कि अगर मेरा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे लगा तो ये इंफॉर्मेशन मेरे सीएनएस को मिल रही है, तो वो उसको कहते हैं रिसीव करना। सही। उसके बाद फिर वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से ब्रेन क्या कर रहा है? अपना जवाब तैयार कर रहा है। उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या हो रहा है? उसका जवाब समझो जा रहा है। सही है। उसका जवाब जा रहा है अब नर्वस सिस्टम से, तो उसको कहते हैं कंडक्ट द सिग्नल, ट्रांसमिट द सिग्नल टू अदर नर्व सेल, ग्लैंड्स और मसल्स। और फिर ये जवाब कभी ना कभी किसी ना किसी न्यूरॉन्स पे खत्म होता है या ग्लैंड्स पे या मसल्स पे। यानी कि जवाब क्या आएगा कि मेरा हाथ वहां से हट जाएगा। सही है। हैंड विड्रॉवल हो जाएगा। तो ये चीज है। और लास्ट क्या है? कोऑर्डिनेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दैट मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द सेल। और नर्वस सिस्टम का एक काम ये भी है कि वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है सेल की। यानी कि अगर सेल में कोई भी ऊपर नीचे चेंजेस आ रही हैं, वाटर की, पीएच की, तो वो सबसे पहले कौन डिटेक्ट करेगा? वो डिटेक्ट करेगा आपका नर्वस सिस्टम। और फिर वो उसको कोऑर्डिनेट करेगा उसके हिसाब से। तो हाउ मेनी फंक्शंस डज नर्वस सिस्टम परफॉर्म? 5 फंक्शंस। जी बेटा। अनस, हिबा, समझ आए यहाँ तक? जी जी सर। अच्छा, तुम लोग को ये पता है बेटा? सही से बताना, अगर पता है तो बताओ कि रिसेप्टर्स का एक और नाम ट्रांसड्यूसर्स क्यों है? बगैर देखे बताना, मतलब यहाँ से मत देखना। रिसेप्टर्स को ट्रांसड्यूसर्स क्यों कहते हैं? मैं बताऊं? नो सर, आई डोंट नो। भाई देखो आई रिसेप्टर। नो। अच्छा देखो, एक रिसेप्टर का नाम है मिसाल के तौर पे मैकेनो रिसेप्टर। नजर आ रही है? मैकेनो। जी मैकेनो रिसेप्टर जो है, अच्छा मेरे हाथ में जब सेलफोन जो है वाइब्रेट होता है, तो क्या मेरे बॉडी के अंदर यही मैसेज आता है कि सेलफोन वाइब्रेट हो रहा है, या नर्वस सिस्टम की अपनी जुबान है, वो उस जुबान में समझता है? बताओ कौन सी जुबान समझेगा, अपनी जुबान या ये वाइब्रेशन वाली जुबान? नहीं दवा। बिल्कुल। उस अपनी जुबान को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो याद रखना बेटा, जी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स को ट्रांसड्यूसर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ सिग्नल को दूसरे फॉर्म ऑफ सिग्नल में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि मैंने बटन ऑन किया, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पंखे में गई, फैन में गई, और फैन चल रहा है। तो फैन का चलना मैकेनो काम हो गया, मैकेनिकल काम हो गया, और मेरा बटन ऑन करना इलेक्ट्रिकल काम हो गया। आप समझ गए? तो रिसेप्टर क्या काम करते हैं? रिसेप्टर एक फॉर्म ऑफ स्टिमुलस को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी या स्टिमुलस में क्या करते हैं? कन्वर्ट कन्वर्ट करते हैं। करते अगर मेरी आंखों में फोटो रिसेप्टर लगे हुए हैं, तो फोटो रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करते हैं? लाइट डिटेक्ट करते हैं। लेकिन मेरे बॉडी के अंदर थोड़ी रोशनी पहुंचेगी, मेरी बॉडी के अंदर मैसेज क्या आएगा?
कि भाई अब फोटो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, अब ब्रेन तक मैसेज जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यानी कि किसी भी फॉर्म ऑफ स्टिमुलस को बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करना, ये काम कहलाता है रिसेप्टर का। और दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज ट्रांसड्यूसर्स। यानी कि एक्सटर्नल कोई भी स्टिमुलस हो, टच हो, वाइब्रेशन हो, लाइट हो, स्ट्रेच हो, मोशन हो, ग्रेविटी हो, प्रेशर हो, टेस्ट हो, लाइट हो, कुछ भी हो, लेकिन बॉडी के अंदर वो एक ही फॉर्म में जाएगा, उस फॉर्म का नाम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो किसी भी फॉर्म ऑफ स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करना, ट्रांसड्यूसर्स। समझ आया बेटा? ट्रांसड्यूसर्स। जी अच्छा, एक और भी चीज बताता हूँ जो इस मुझे मैंने बोर्ड में नहीं देखी, इस बोर्ड बुक में। एक मिनट। नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स कितने होते हैं? नर्वस सिस्टम के अगर मैं कंपोनेंट्स बताऊं, सबसे पहले कंपोनेंट क्या आता है बेटा? सबसे पहले कंपोनेंट आता है रिसेप्टर। क्या आता है बच्चों? रिसेप्टर। ऐसी है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं या नहीं? तो आपका आंसर होगा यस। रिसेप्टर्स सबसे पहले किसी भी स्टिमुलस को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। फिर ये अपना मैसेज किस न्यूरॉन को देते हैं? सेंसरी न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। बिल्कुल, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिसेप्टर से कहाँ जाते हैं? सीएनएस में। रिसेप्टर से इन्होंने मैसेज लेके कहाँ पहुंचाया? सीएनएस में। सीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर ये जो मैसेज है हमारे ब्रेन में प्रोसेस होगा कि हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, इसका जवाब किस तरह प्रिपेयर करना है। और सीएनएस में एक और सीएनएस में एक न्यूरॉन मौजूद होता है सबसे ज्यादा। इसको कहते हैं इंटर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? इंटर न्यूरॉन। इंटर इंटर न्यूरॉन आपको कभी बॉडी के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं मिलेगा नहीं। इंटर न्यूरॉन सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा? सीएनएस के अंदर। फिर इंटर न्यूरॉन से जो मैसेज है, यानी कि सीएनएस से जो मैसेज है, वापस किस में जाएगा? मोटर न्यूरॉन। डन। और मोटर न्यूरॉन से वो मैसेज फाइनली कहाँ जाएगा? हमारे इफेक्टर में। इफेक्टर क्या मतलब? जो रिस्पॉन्स पैदा करे। इफेक्टर कोई भी हमारी बॉडी का मसल हो सकता है, कोई भी हमारी बॉडी का ग्लैंड हो सकता है, कोई भी हमारी बॉडी का ऑर्गन हो सकता है। तो इफेक्टर कुड बी एनी ग्लैंड, इट कुड बी एनी मसल, इट कुड बी एनी ऑर्गन। सही है। तो इफेक्टर क्या पैदा करते हैं? तो आपका आंसर होगा इफेक्टर क्या पैदा करते हैं सर? इफेक्टर सेंस। रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। तो अब मुझे बताओ बच्चों के रिसेप्टर्स का ताल्लुक कौन से न्यूरॉन से हुआ? आप बोलोगे सेंसरी न्यूरॉन से हुआ। रिसेप्टर का ताल्लुक कौन से न्यूरॉन से हुआ? सेंसरी न्यूरॉन से हुआ। सेंसरी न्यूरॉन। सही। और इफेक्टर्स का ताल्लुक किस न्यूरॉन से हुआ? मोटर न्यूरॉन से हुआ। और इंटर न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेंसरी और मोटर के दरमियान में होते हैं। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में क्या कराते हैं? कनेक्ट करवाते हैं। कि हमारी पूरी बॉडी में, हाथ में, पाँव में, हर जगह सेंसरी न्यूरॉन है? यस। कि हमारी पूरी बॉडी में हाथ पाँव हर जगह मोटर न्यूरॉन है? यस। लेकिन इंटर न्यूरॉन सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिएगा, इंटर न्यूरॉन्स आर नॉट फाउंड आउटसाइड सीएनएस। ये सीएनएस के बाहर नहीं पाए जाते, यानी कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा कहीं पाए नहीं जाते। इनको इंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीच में होते हैं। यहां तक समझ आया बेटा? तो कितने कंपोनेंट्स हो गए हमारे नर्वस सिस्टम के? पहला रिसेप्टर, दूसरा सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी। तीसरा इंटीग्रेटिंग सेंटर सीएनएस, चौथा मोटर न्यूरॉन, और पांचवा इफेक्टर। इफेक्ट। अभी जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने कंपोनेंट्स नहीं पढ़ाए थे, अभी जो मैंने पढ़ाया था वो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है हाउ मेनी फंक्शंस। तो फंक्शंस अलग है, कंपोनेंट्स अलग है, इत्तेफाक से दोनों ही पांच पांच हैं। तो 5 फंक्शंस एंड 5 कंपोनेंट्स। समझ आया बच्चों? हाँ जी। जी सर। डन। सही। अनस, पहले से आवाज बेहतर आ रही है या नहीं? ये जरा बताना, क्योंकि आज लैप वो लिया है यार, हैंड फ्री लिए हैं। नहीं सर, आज आज क्लियर है, ज्यादा है। आज बेहतर है ना? ज्यादा। हाँ यार। जी। सस्ते सस्ते वाले दिखा रहा था दुकान वाला मनुष, 150 रुपए की। मैंने रॉनन की लिए 700 रुपए की। ये बड़े अच्छे हैं यार रॉनन के। रॉनन के प्रोडक्ट्स बेस्ट होते हैं। ये बात अच्छी है। कभी भी लेना कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम भाई, इसमें आप रॉनन परचेज करो। अच्छा, रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर्स। तो ठीक है, ये हो गया आपके पास, अल्लाह भला करे। सर आप पेड प्रमोशन कर। हाँ, मैं ये बोलने वाला था। चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो यार इंशाल्लाह ये भी करनी पड़ेगी फिर। तो ये चीज है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। इन्होंने रिसेप्टर्स का एक और नाम क्या दिया हुआ है? रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स। एक नाम ये अंडरलाइन कर लो। रिसेप्टर्स को हम लोग स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स भी कहते हैं, या एक और भी नाम है पुरानी बुक में भी था, इनको हम लोग एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं।
एपिथेलियल क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर ऊपर ऊपर पाए जाते हैं, पहले पहले शुरू शुरू में पाए जाते हैं, यानी कि हमारी स्किन की सरफेसेस में पाए जाते हैं। समझ गए बच्चों? समझ आया? इनको स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, इनको एपिथेलियल सेल्स भी कह सकते हैं, इनको हम लोग मॉडिफाइड न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये भी प्लीज लिख लो, इनको हम लोग मॉडिफाइड न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। और एक और नाम तो आप सबको ही पता है, रिसेप्टर्स आर ऑल्सो रिगार्डेड एज ट्रांसड्यूसर्स। सही है। और ये हमारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कुछ जगहें लिखी हुई, आईज में भी हैं, ईयर्स में भी हैं। सारे रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेटा? ट्रांसड्यूसर्स, कि वो सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अनदर। सही है। और ये एनर्जी के एतबार से जो ये जो भी चीज डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, एक और भी चीज बता दूं, जब भी रिसेप्टर्स का वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में कौन सा एक और वर्ड आना चाहिए? किसी भी चीज को क्या करना बेटा? डिटेक्ट करना। जी। सही है। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसेप्टर्स स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। तो जब ये डिटेक्ट करते हैं, जिसको कहते हैं ट्रांसड्यूस करते हैं, तो ये इनकी 5 कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज है बच्चों रिसेप्टर्स फाइव। की? और आपकी बुक्स में ये कैटेगरीज गलत दी हुई है सीक्वेंस में। एक कैटेगरी चलो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन बुक में गलत दिया हुआ है कुछ। एक कैटेगरी का नाम है मैकेनो रिसेप्टर, समझ आ गया? एक कैटेगरी का नाम है पेन रिसेप्टर। तीसरी का नाम यहाँ पे लिख दिया, कौन सा? थर्म। थर्मो रिसेप्टर। चौथी का नाम क्या हो गया? कीमो कीमो। रिसेप्टर। अब कीमो रिसेप्टर के अंदर ही ये सारी टाइप्स आती हैं। ऑस्मो भी कीमो के अंदर आता है, ए कर देता हूँ उसको मैं। ये आपकी बुक्स में थोड़ा वो हुआ है। ऑल्फैक्टरी भी कीमो में आता है, गस्टेटरी भी कीमो में आता है। तो हमारे पास पांचवी टाइप, सॉरी हमारे पास कितनी, मैंने पिछले पेज पे बता दी, 4 टाइप्स हमारे पास। जो फिर आखिरी और पांचवी टाइप है, वो कौन सी बच्चों? वो है फोटो फोटो। रिसेप्टर्स। सही है। तो ये इस तरह है। अच्छा, अब आ जाओ क्या क्या फंक्शंस हैं। मैकेनो रिसेप्टर क्या काम करते हैं? मैकेनो रिसेप्टर वाइब्रेशन, टच, स्ट्रेच, मोशन, साउंड, प्रेशर, ग्रेविटी, ये सब चीजें देखते हैं, जिससे हमारी फिजिकल डिफॉर्मेशन हो जाए। फिजिकल डिफॉर्मेशन का मतलब है जिससे फिजिकली हम लोग एक जगह से दूसरी जगह डिफॉर्म हो, या मतलब जैसे हमारा हाथ का हटना, वो भी मैकेनो रिसेप्टर है ना। हाथ हट रहा है, अपनी जगह से डिफॉर्म हो रहा है। पेन रिसेप्टर्स का एक और नाम आप सबको पता होगा बेटा, आपके टीचर्स ने बताया होगा सेकेंड ईयर में। बड़ा मशहूर नाम है, पेन रिसेप्टर्स आर ऑल्सो नोन एज नोसिसेप्टर्स। और ये क्या डिटेक्ट करते हैं? जब कोई भी टिश्यू क्या होता है हमारा, डैमेज होता है, तो जो सेंस ऑफ पेन है, ये परसीव करते हैं पेन रिसेप्टर्स। अगर पेन रिसेप्टर्स ना होते तो हमें पेन होता? नहीं होता। तो अगर पेन नहीं होता अनस, तो ये अच्छी बात नहीं थी। नहीं ठीक है। सर। बिल्कुल। अगर पेन ना होता, तो अगर किसी की किडनी फेल भी हो जाती, सही, तो उसको दर्द पता है। नहीं होता, तो फिर वो डॉक्टर के पास कैसे जाता? सही है। तो ये बात या गलत है। सर आसानी से मर गया था। आसानी से मर जाता है बेचारा। और ये चीज है। तो पेन रिसेप्टर्स जो है वो आपके पास टिश्यू डैमेज। सही है। ये हो गया आपके पास पेन रिसेप्टर्स का। एक और नाम लिखा हुआ है नोसिसेप्टर्स। अच्छा, थर्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? ऑब्वियसली आसान बात है, ये तो हीट या कोल्ड के मामला देखेंगे। अब आ जाओ कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर्स की सब कैटेगरीज क्या क्या है? कीमो रिसेप्टर्स आपके सेल में या टिश्यू में टोटल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन देखते हैं। टोटल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, यानी वाटर कितना है, सॉल्यूट कितना है। क्या ये ब्रेन में भी पाए जाते हैं? यस। ये ब्रेन के एक बड़े मशहूर पार्ट में पाए जाते हैं, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। और वहां पे रिसेप्टर्स का नाम बड़ा प्यारा है, ऑस्मो और रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स। बिल्कुल। और ये वहां पे क्या देखते हैं? ये ब्लड में पूरा टोटल सॉल्यूट की कंसंट्रेट, जिसमें आपको याद होगा, हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज में, दो चीजें ब्लड में ज्यादा नहीं होनी चाहिए, याद है ना? H+ आइंस और कार्बन डाइऑक्साइड आइंस, कार्बन डाइऑक्साइड, जी सर। ये ज्यादा नहीं हो जाए। और इनको डिटेक्ट करते हैं 2 रिसेप्टर्स। एक का नाम था एओटिक बॉडीज, एक का नाम था कैरोटिड बॉडीज। तो वो भी किसकी टाइप है? वो भी कीमो रिसेप्टर की टाइप है। बस तुम्हारे एंट्री से बहुत ठाक 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 शोर आता रहता है, ये क्या चक्कर है? कुछ सर है? हाँ, अब ऐसा लग रहा है कुछ। हिबा जो है वो आप। हथौड़ी से कुछ। सही। तो ये चीज कुछ अच्छा चोरी कर रही है। सही। एक और चीज, ऑस्मो रिसेप्टर्स के बाद एक और भी आता है आपके पास, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी का मतलब है सेंस ऑफ स्मेल। तो ये हमारे नोज या नेजल एपिथेलियम में पाए जाते हैं। कुत्तों में ज्यादा। बिल्कुल। कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं? जो हमारे टंग में पाए जाते हैं। और ये
टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे। और सेंस ऑफ टेस्ट को कहते हैं गस्टेशन, गस्टेशन। सही है। स्टेशन। अच्छा आप मुझे बताओ सेंस ऑफ टच को क्या कहते हैं? टच, टच जैसे मैकेनो में टच है ना, तो सेंस ऑफ टच को कहते हैं टैक्टीशन। टैक्टीशन लिख लो अपने पास बच्चों। अनस बुक खोली हुई है? जी जी जी। सर। बस बस सही, तो ये आसानी जाएगी। यही लिख दो, सेंस ऑफ टच। बिल्कुल बेटा। स्टेशन। सही, टैक्टीशन हो गया। एक टैक्टीशन है, टच, गस्टेशन एंड ऑल्फैक्शन। सही है। फोटो रिसेप्टर कहाँ पे होंगे? ऑब्वियसली सर, फोटो रिसेप्टर्स हमारी आंखों में होते हैं, और ये दो किस्म के होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। सही। कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी शायद आपने जरूर सुनी होगी बच्चों। कलर ब्लाइंडनेस में मसला आ जाता है इसमें, कोन्स में। सही। रॉड्स क्या करते ब्राइटनेस। हैं? बिल्कुल, रॉड्स होते हैं जो हमारे विजन देते हैं हमें लो लाइट में। सही, डार्कनेस वगैरह का हो गया मामला। कोन्स क्या करते हैं? कलर डिफरेंशिएट करते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस में कोन्स का ही मसला आता है, तो सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, सी फॉर कोन्स। सही। अच्छा, ये हो गया आपके पास। एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टर्स क्या होते हैं। इफेक्टर्स आपके जर्नली क्या होते हैं बच्चों? इफेक्टर्स आपके जर्नली मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं। और इफेक्टर्स को इफेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिस्पॉन्स पैदा करते हैं टूवर्ड्स अ स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस आया था, जिसको रिसेप्टर ने रिसीव किया था, तो उसका जवाब फाइनली कौन देगा? इफेक्टर। सही है। सही बात। और इफेक्टर क्या पैदा करता है? रिस्पॉन्स ही, वही वाली बात लिखी हुई है। रिस्पॉन्स। अब आ जाओ बेटा, जरा तगड़े टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं। तो खैर वही हो गया ये वाला। और करा रहे हैं। यार, न्यूरॉन। हाँ नहीं नहीं, अच्छा है, हो जाएगा मसला नहीं। न्यूरॉन्स। अब सर मेरे पास ये वाला पूरा चैप्टर है जो आपने पढ़ाया था सेकंड ईयर में। है, लेकिन वो हम्म। पुरानी सिलबोर्ड से होगा है बा उसको। नहीं, इसी बुक से पढ़ाया था। है इस जी। बुक। ओ भाई, इस बुक पे तो तुम लोगों में सरीबा ने पढ़ाया था। मैंने कब पढ़ाया ये वाला चैप्टर? मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस आपसे ली थी ना। ओके। अल्लाह। अच्छा। हाँ हाँ, हमने आपसे समझा था ना, एक हम ग्रुप ने एक। ओके। याद ही नहीं यार, पता नहीं, मैं भी बिल्कुल सैयारा वाली हीरोइन हो आप गया हूँ। याद ही नहीं रहता कुछ। आपने स्विच वहाँ ना बते। कर दिया था फिर। वो देखो, इन सबको नाम भी याद है। शाबाश बेटा, पढ़ ले पढ़ ले। हाँ ओके, बात चलो, गुड यार। सही है। अच्छा, न्यूरॉन्स। ये बात तो उसमें ना बेटा, बस तुम्हें क्या मिर्ची धनी ऐड करना है, ये वाला बस। सही है। मतलब इससे आपका फिर पूरा हो दम जाएगा। लगा दो। सही, हाँ ये है। न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स तो आसान है भाई। न्यूरॉन्स को हम लोग स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं नर्वस सिस्टम का। और ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सही है। न्यूरॉन्स का एक और नाम जी। आप दोनों बच्चे लिख लो, इलेक्ट्रिकल वायर्स। न्यूरॉन्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर्स भी कहते हैं। एक मिनट। हम्म, ये भी नहीं आ रहा। वैसे देखते तो भाई, न्यूरॉन्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर्स भी कहते हैं। ये हाथ से पूछा। ये इलेक्ट्रिकल केबल्स भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल वायर्स भी। सही। अब एक टिपिकल न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में बेटा आपको क्या क्या चीजें नजर आती है? पहले एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक ना ये सेंसरी है, ना ये मोटर है, ना ये इंटर, एक जनरलाइज डायग्राम है न्यूरॉन की। जिसमें कुछ आपको पार्ट्स नजर आते हैं। जो सबसे पहले ऊपर आते हैं पार्ट्स, जो फैले हुए होते हैं बिल्कुल ब्रांच ट्री जैसे। इनको हम लोग ब्रांच ट्री जैसा ही बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस में फैले हुए भी हैं। वेरी गुड बेटा, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। सही है। उसके बाद एक पार्ट आता है बेटा सेल बॉडी। सेल बॉडी ये पूरा है समझो, जिसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। एक पार्ट का नाम है न्यूक्लियस, और जो डॉट डॉट्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं नेसल ग्रैन्यूल्स। नाम याद होगा आपको, नेसल ग्रैन्यूल्स। नेसल ग्रैन्यूल्स या नेसल सब्सटेंसेस भी कहते हैं। अभी हम इसको बताते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें होती है। तो भाई, आपके सेल बॉडी में दो पार्ट्स आते हैं। सेल बॉडी का एक और नाम आपको पता होगा बच्चों, सेल बॉडी का एक और नाम होता है सोमा। कोमा। सही है। तो यहाँ न्यूक्लियस होता है, और इसी के नीचे एक पार्ट आता है जो कि थोड़ा सा जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है। तो अगर एक्सॉन यहाँ से पूरा स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक वो एरिया होता है सेल बॉडी के नीचे वाला जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है, तो दिस इज एक्सॉन हिलॉक। और आप देख सकते हो बेटा,
आपके पास नेसल ग्रेन्यूल में जो डॉट 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 बने हुए हैं यहाँ पे बहुत भर भर के पड़े हुए हैं, कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो आपका आंसर होगा रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या लगा हुआ होता है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या बनाते हैं बेटा? राइबोसोम्स आर रिगार्डेड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, यानी कि इस जगह पे बहुत भर भर के क्या बन रहा है? प्रोटीन। सही बेटा। ये जो पूरा जो पट्टी दी हुई है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं बायो में? एक्सॉन। क्या कहते हैं बच्चों उसको बायो में? एक्सॉन। एक्सॉन। एक्सॉन का एक और नाम लिख लो, नर्व फाइबर। लिखते रहो, शाबाश। एक्सॉन का एक और नाम होता है नर्व फाइबर। एक्सॉन का एक और नाम होता है नर्व फाइबर। और एक्सॉन जहाँ खत्म होता है बेटा, उस जगह को कहते हैं टर्मिनल बटन्स, एक्सॉन टर्मिनल बटन्स। तो यहाँ पे छोटे से समझो दरवाजे के हैंडल जैसे, नॉब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल बटन्स। बटन लिख दो उसके एडिशन में, एक्सॉन टर्मिनल बटन्स। और यहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे से क्या होगा बेटा? इन बटन से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, और कनेक्शन को कहते हैं साइनैप्स। तो इन बटन्स का एक और भी साइनेप्स। नाम होता है साइनेप्टिक नॉब्स। इन बटन्स का एक और नाम हो गया साइनेप्टिक नॉब्स। साइनैप्स करने का मतलब क्या लिख लो अपने पास? कनेक्शन। सही बच्चों, समझ आया यहाँ तक? सही है। हाँ जी अनस, हिबा, समझ आया बेटा? जी सर, ये सर। बेसिक हो गया। सही है। लेकिन अभी तो ये श्वान सेल और इमाइलिन शीट ना देखना है, क्योंकि ये हर न्यूरॉन में नहीं होती, तो जनरलाइज डायग्राम में, इसलिए अभी हम फौरन नहीं बताते कि श्वान सेल, वो तो किसी में होती किसी में नहीं। अब आ जाओ ये गंदी सड़ी डायग्राम में, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। बहुत गौर से देखना है, इसमें समझते रहना साथ साथ, कोई मसला नहीं है। बेटा आपको ये झाड़ू हाँ नजर आ रही है? डेंड्राइट्स। हाँ हाँ जी, सर। जी आ रही है। सर। हाँ डेंड्राइट्स। बा सही है। हाँ बा ठीक। सही है। अच्छा, यहाँ से बेटा इम्पल्स रिसीव होती है या आगे जाती है? तो आप बोलोगे यहाँ से इम्पल्स रिसीव होती है। सही है, कुछ नहीं रिसीव रिसीव पता। होती है। भाई देखो, अगर रिसीव मैं कहूँ कि जी। इसके बिल्कुल ऊपर न्यूरॉन है तो ये कहना गलत होगा, न्यूरॉन यहाँ भी हो सकता है, न्यूरॉन इसके ऊपर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे। तो चारों साइड से जब इसको इम्पल्स लेनी है, तो तभी ये बहुत ज्यादा फैला हुआ स्ट्रक्चर है डेंड्राइट, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूरॉन से लेता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी कि करंट। समझ गए? तो ये चारों तरफ से फैला हुआ है डेंड्राइट्स। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और भी पार्ट आता है सर, डेंड्राइट्स को हम लोग ब्रांच ट्री लाइक कह सकते हैं। आप बिल्कुल डेंड्राइट्स को ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स कह सकते हो। सही है। अच्छा सर, एक और बात, डेंड्राइट्स के नीचे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एफरेंट एक्सटेंशंस। क्या कहते हैं इसको बच्चों बायो में? एफरेंट एक्सटेंशन। बेटा याद रखना, एक होता है एफरेंट और एक होता है ईफरेंट। दोबारा बताता हूँ, एक होता है जी एफरेंट सर। और एक होता है जी ईफरेंट। जी। एफरेंट का मतलब होता है जाना, ईफरेंट का मतलब होता है वहां मतलब एफरेंट का मतलब एंटर होना, ईफरेंट का मतलब एग्जिट होना। तो क्या डेंड्राइट्स एक्सटेंड हुए हुए हैं? बिल्कुल एक्सटेंशंस हैं। लेकिन ये टूवर्ड सेल बॉडी है या अवे फ्रॉम द सेल बॉडी? आप बोलोगे ये टूवर्ड्स द सेल बॉडी है, सेल बॉडी की तरफ फैले हुए हैं ये। तो कोई चीज जब किसी की तरफ हो तो उसको एफरेंट कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया एफरेंट एक्सटेंशन। यहाँ तक समझ आया बच्चों? जी सर। सही है। जी। अब डेंड्राइट्स के बाद क्या होता है? डेंड्राइट्स के बाद एक पार्ट आता है, उसको कहते हैं सोमा। सोमा, जिसका एक और भी नाम है सेल बॉडी। सेल बॉडी। सही है। तो सोमा का एक और नाम सेल बॉडी, सेल बॉडी का एक और नाम साइटोन। ये आपकी बुक्स में नहीं है। साइटोन, नहीं साइटोन। है, सिर्फ सेल। सही, सोमा, जी। सेल बॉडी, साइटोन। अच्छा बेटा, सर जो न्यूरॉन। आप पढ़ा रहे हैं ना, उसको कुछ ना कुछ हाईलाइट करते रहे। पता नहीं, मैं इधर उधर ही आ रहा हूँ। ये रहा बेटा, हाईलाइट किया हुआ चंदा, ये रहा सेल बॉडी, ये रहा सेल बॉडी। सही है। ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी, जिसको सोमा कहते हैं और साइटोन भी कहते हैं। इस सेल बॉडी में दो चीजें नजर आ रही है बच्चों आपको। एक नजर आ रहा है आपको डॉट डॉट चीजें नजर आ रही है, डॉट डॉट सी। इन डॉट डॉट्स को क्या कहते हैं बेटा हम साइटो। लोग? बिल्कुल, इन डॉट डॉट्स को हम लोग बायो में कहते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। कौन से ग्रैन्यूल्स? निसल ग्रैन्यूल्स। नेसल। और इनका एक और भी क्या नाम है? निसल सब्सटेंस। मेरे साथ साथ बोलते रहो, निसल ग्रैन्यूल्स का एक और नाम निसल नेसल सब। सब्सटेंस। निसल सब्सटेंस का एक और नाम ट्रीगोइड सब्सटेंस। क्या नाम है एक और? ट्रीगोइड जी। सब्सटेंस। निसल सब्सटेंस में कौन सा ऑर्गेनल भर भर के पड़ा हुआ है? तो आपका आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।
और यानी कि यहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद हैं या नहीं? यस। यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। यस। सही बेटा, समझ आए यहाँ तक? हेलो हेलो हेलो। सर। सही। अनस साहब कहाँ गए? नहीं सर, मैं यही हूँ। सही समझ आ रहा है। सोमा का एक और नाम सर, सेल बॉडी। हाँ जी, ये बात डॉट बोलिए। डॉट को साइटोप्लाज्म नहीं कहते? क्या? ये जो डॉट डॉट है ये साइटोप्लाज्म नहीं है? नहीं, क्या हो गया? साइटोप्लाज्म तो चंदा ये पूरा है। साइटोप्लाज्म तो पूरा न्यूरॉन के अंदर है, मैं बताता हूँ। साइटोप्लाज्म तो डॉट डॉट से कभी नहीं, वो तो एक फ्लूइड है ना। फ्लूइड को आप ऐसे प्रेजेंट करो कि ये पूरा ही साइटोप्लाज्म है, अंदर अंदर और से। फिर राइबोसोम? सही है। सही है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, और ये जो डॉट डॉट है ये नेसल ग्रेन्यूल्स है। सही ये है। नेसल ग्रेन्यूल राइबोसोम्स के अंदर है? नहीं, उल्टा बोल दिया, नेसल ग्रेन्यूल्स के अंदर राइबोसोम्स है। अच्छा। नेसल सही, ग्रेन्यूल ओके। जो हमें डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखे जी। गए। और इन ग्रेन्यूल्स में भर भर कर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उसके अंदर रहे राइबोसोम्स, और वो बना रहे प्रोटीन्स। सही है। सही। तो ये चीज, अच्छा आपको ये एक और लेबलिंग नजर आ रही है, पेरी कैरियन। पेरी बेटा, कैरियन न्यूक्लियस का नाम होता है, ट्रू या फॉल्स? कैरियन कहते हैं तो न्यूक्लियस ट्रू। को, बिल्कुल। पेरी का मतलब होता है अराउंड। तो जो न्यूक्लियस के अराउंड, ये जो न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन है ना, ये वाली पूरी, जी। इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं पेरी कैरियन। क्या कहते हैं? पेरी कैरियन। जिससे आपके मेरी डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। पेरी कैरियन इतना से मेम्ब्रेन का नाम है जो आसपास है आपके न्यूक्लियस के। अब आ जाओ न्यूक्लियस के नीचे। तो न्यूक्लियस के नीचे बेटा डायरेक्ट एक्सॉन स्टार्ट होता है या पहले एक्सॉन हिलॉक आता है? तो आपका आंसर होगा एक्सॉन हिलॉक आता है, ये वाला पार्ट एक्सॉन हिलॉक है, इतना सा पार्ट। और अब कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है आपके पास? अभी पूरा आपका यहाँ से लेके नीचे तक, ये पूरा कौन सा पार्ट है बच्चों? एक्सॉन। एग्जॉन। पूरा पार्ट एक्सॉन। अच्छा, एक्सॉन बेटा सेल बॉडी से निकल रहा है या सेल बॉडी में जा रहा है? जार है। ओए होए, क्या हो गया बा? सेल बॉडी में जा रहा है? चलो। ना, हाँ। एक्सॉन सेल बॉडी नहीं, से निकल निकल। रहा है, निकल रहा है ना, नीचे की तरफ डायरेक्शन है ना। नीचे की तरफ है तो उसको जी जी। कहते हैं इफरेंट एक्सटेंशन। एग्जिट हो रहा है। और डेंड्राइट्स से एफरेंट एक्सटेंशन, और ये है इफरेंट एक्सटेंशन। एक्सॉन का एक और नाम बता चुका हूँ, नर्व फाइबर भी कहते हैं इसको। सही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं न्यूरॉन एक सेल है कि नहीं, आप बोलोगे यस डेफिनेटली सर एक सेल है। तो हर सेल की सेल मेम्ब्रेन भी होती है। होती है बच्चों। जी। ये मैंने एक सड़ा हुआ सा बना दिया एक न्यूरॉन। इस न्यूरॉन की जो पूरी जो सेल मेम्ब्रेन है, इस न्यूरॉन की जो पूरी चार। सेल मेम्ब्रेन है, इस न्यूरॉन की पूरी सेल मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। तो आपका आंसर होगा न्यूरोलीमा। क्या आंसर होगा आपका? न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। ठीक है। अच्छा, और एक न्यूरॉन में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? एक न्यूरॉन में सबसे, एक्सॉन। एक्सॉन। एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है इसका खास तौर पे नाम क्या होगा? इसका जो नाम होता है एक्सोलीमा। कोई फर्क नहीं है दोनों में, एक ही फर्क है बस। तो न्यूरोलीमा पूरा न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, और सिर्फ एक्सॉन की मेम्ब्रेन की बात करूं तो वो एक्सोलीमा। तो अच्छा, क्या न्यूरॉन में साइटोप्लाज्म होगा? पूरे न्यूरॉन में बिल्कुल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूरो। और न्यूरॉन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा? एक्सॉन। तो जो एक्सॉन के अंदर जो प्लाज्म होगा उसको कहेंगे एक्सोप्लाज्म। और ये क्या है, यानी न्यूरोप्लाज्म अलग है, एक्टोप्लाज्म अलग? नहीं एक्टोप्लाज्म अलग। नहीं, अलग तो नहीं है। इस न्यूरोप्लाज्म का ही पार्ट है एक्सोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म तो पूरा न्यूरॉन का पार्ट है। न्यूरोप्लाज्म तो पूरा न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है। और स्पेसिफिकली अगर हम एक्सॉन के साइटोप्लाज्म की बात करें, तो एक्सॉन के न्यूरोप्लाज्म को हाँ, तो एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को हम लोग एक्सोप्लाज्म कहते हैं। सर ये सिंपल। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं या सिंगल? ये ये ज्यादातर एक न्यूक्लियस होता है एक न्यूरॉन में। सर। सही। तो सही। ये चीज है, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू बता एक्सॉन दी। टर्मिनल क्या है? क्या? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल नीचे आ जाओ थोड़ा। जब आप एक्सॉन खत्म हो रहा होता है, तो वो किसी बटन पे जैसे खत्म होता है, और ऐसे बटन्स को हम लोग कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल बटन्स। यानी कि अब यहाँ से अगले न्यूरॉन का क्या अटैच होगा? यहाँ से अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट। डेंड्राइट्स। एक न्यूरॉन का एक्सॉन तो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। डेंड्राइट। यहाँ से फिर अगले राइट। न्यूरॉन का डेंड्राइट स्टार्ट हुआ हुआ होगा।
फिर ये उसका आ जाएगा। तो ये चीज है। तो याद रखिएगा, एक न्यूरॉन का लास्ट पार्ट तो दूसरे न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट। सही। और एक्सॉन फर्स्ट इतना पार्ट। लंबा है कि इसका तकरीबन, अगर सिर्फ एक्सॉन का ही अगर हम देखें लेंथ, तो ये तकरीबन 1 मीटर है। तकरीबन 1 मीटर। सब ये पिक्चर्स घोल के पीनी है, अभी से बता रहा हूँ। याद रखना है सब। सही। इतनी चीजें इसमें मिसिंग है यस। सर, जो आप। एमबीबीएस। एमबीबीएस में नहीं ना, इतना आसानी से नहीं एडमिशन होता ना। आप 1 मिनट रह के मैं दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ, सही है। तो ओके, मैं भेज रहा हूँ।